सॉरी, और अब ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी में पहला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड है ब्रह्मांड या आकाशगंगा, जो हम लोग गैलेक्सी का नाम है। इसमें तारों का समूह है, इसकी संख्या जो 100 अरब है। हमारे आकाशगंगा मिल्की वे मंदाकिनी है। सबसे निकटतम जो उसका नाम है देवयानी। इसका शेप जो है एलिप्टिकल है। तारा का एवरेज लाइफ 10 अरब साल होता है। सूरज 5 अरब साल जीवन जी लिया है, 5 अरब साल बाकी है सूरज का। सबसे नियरेस्ट हम लोग उससे जो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, देवयानी उसी का नाम है। तारा के पास अपना लाइट और एनर्जी होता है। उसमें जो फ्यूल बनता है वो हाइड्रोजन और हीलियम के प्लाज्मा स्टेट में होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के प्लाज्मा स्टेट में सबसे पहले विटल गैस होता है, उसके बाद नेबुला बनता है निहारिका, उसके बाद तारा बनता है। तारा जो है उसमें फ्यूजन होता है। तारा के बाद लाल दानव बनता है। लाल दानव के बाद 2 स्टेज आता है। अगर चंद्रशेखर यूनिट से कम हुआ तो बनेगा श्वेत वामन, उसके बाद काला वामन। और चंद्रशेखर यूनिट से ज़्यादा हुआ तो बनेगा सुपरनोवा, अभिनव तारा। उसके बाद बनेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बनता है पल्सर और क्वेसर। उसके बाद बनता है ब्लैक होल। यानी इसका बताता है लाल दानव बनने के बाद। इसमें जो फ्यूजन रिएक्शन होता है निहारिका, जो इसको बोला जाता है नेबुला से जो गैस का गोला होता है। श्वेत वामन जो होता है वो जीवाश्म तारा यानी फॉसिल बन जाता है। वहाँ पे श्वेत वामन यहाँ पे जाता है पूरे ख़त्म हो जाता है। काला वामन पे श्वेत वामन जो होता है वाइट वामन उसमें फॉसिल के रूप में होता है। अभिनव तारा यानी विस्फोटक तारा सुपरनोवा जो होता है चंद्रशेखर यूनिट से ज़्यादा होता है तभी बनता है सुपरनोवा। लाल दानव जो है वहाँ पे ईंधन समाप्त हो जाता है। काला वामन पहुँचते पहुँचते तारा जो है वो मृत हो जाता है। ब्लैक होल जो होता है उसका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है। न्यूट्रॉन जो तारा होता है उसमें 2 होता है, क्वेसर और पल्सर। इसको याद रखते हैं। पी से पल्सर जो होता है मैग्नेटिक होता है, तो क्वेसर अपने आप इलेक्ट्रिक हो गया। पी से पल्सर मैग्नेटिक होता है। इसके बाद देखते हैं वाइट होल। वाइट होल इसे कुछ खोज नहीं हुआ है, लेकिन ब्लैक होल के अपोजिट को वाइट होल नाम दिया गया है। लाल कलर का जो होता है तारा उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। सफ़ेद वाला का मीडियम होता है। जो ब्लू होता है उसका हाई टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तारा का जो कलर है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तारा का भविष्य जो है उसके वजन पर, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, जिसे चंद्रशेखर यूनिट कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके लिए बिग बैंग थ्योरी दिया गया, जो जॉर्ज लेमन तेरे थे बेल्जियम के वही दिए थे। तारामंडल जो है टोटल 89 को, इसमें सेंट्रोस और हाइड्रा प्रमुख है। नक्षत्र का मतलब होता है सूरज के नज़दीक में जो तारों का समूह होता है उसको नक्षत्र कहते हैं। 27 को टोटल नक्षत्र है। सप्तऋषि वो उन तारों को कहते हैं जो ध्रुव तारा की ओर संकेत करने वाला जो तारामंडल है उसको सप्तऋषि कहते हैं, पोल स्टार की तरफ। ब्लैक होल का सिद्धांत जो दिए थे वो एस चंद्रशेखर दिए थे, ब्लैक होल का सिद्धांत। और टॉलमी जैसे पागल आदमी को सुनिए। टॉलमी के अनुसार सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, गलत हो गया। कोपरनिकस सही बोले कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। केपलर जो ग्रह का गति के नियम को दिए थे। हबल जो है ब्रह्मांड की जानकारी दिए। और अस्तुर पाइथागोरस बताए कि पृथ्वी जो है वो गोल है। और अस्तुर पाइथागोरस बताया गोल है, लेकिन गैलीलियो असली में गोल सिद्ध किए। गैलीलियो नाम है गैलीलियो, तो असली में गोल सिद्ध कर दिए। तो ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है? सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। जिस सूर्य जो है 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। 25 करोड़ साल लग जाता है सूरज को अपना चक्कर पूरा करने, उसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। खगोलीय इकाई पृथ्वी तथा सूर्य के बीच लगभग दूरी जब 15 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर। लाइट ईयर क्या होता है? और वैक्यूम में लाइट के द्वारा जो 1 साल में डिस्टेंस तय किया जाएगा उसी दूरी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। सबसे चमकीला तारा का नाम है साइरस मिस्त्री, एक कोई नाम है सबसे चमकीला तारा। और सबसे नज़दीक तारा का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक का है। ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में मंगल यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड होता है उसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का क्या होता है? जब हवा में रहता है तब उल्का हो गया, धरती से टकराते नहीं उसको उल्का पिंड नाम हो जाता है। ओलाइड उल्का के विपरीत दिशा में उल्का जिस दिशा में घुसता है उसके घूमता है उसके विपरीत दिशा में घूमता है, उसे ओलाइड कहा जाता है। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट जो होता है वो धूल कण का बना होता है। ये इसका पूंछ जो है सूरज के विपरीत दिशा में होता है। कॉमेट जो होता है उसका पूंछ जो होता है सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये 76 साल पर दिखता है और अगला बार 7 फरवरी 2062 को दिखेगा। 2062 इससे पहले 1986 को दिखाई दिया था। ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह जो है इसके पास अपना वो होता है, लाइट प्रकाश ये सब नहीं होता है। यदि किसी तारे का चक्कर लगाता है उपग्रह जो है उपग्रह का चक्कर लगाता है।
प्लूटो जो है वो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में इसको बौना ग्रह करके हटा दिया गया इसको ग्रह की श्रेणी से। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अप हिलियन पड़ी हिलियन देख लेते हैं। पड़ी हिलियन होता है 3 जनवरी को, अप हिलियन होता है 4 जुलाई को। अप हिलियन 4 तो पड़ोसी पड़ी हिलियन पड़ोसी से तो याद करें 3 जनवरी को होता है। इस समय सूरज जो है नज़दीक रहता है धरती, और अप हिलियन में जो है दूर रहता है 4 जुलाई को होता है। और सबसे अब सूरज के बारे में देखते हैं। सबसे नज़दीक यही तारा है धरती के। इसमें जो प्लाज्मा स्टेट में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। इसको सबसे बाहरी जो दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। सबसे सेंटर के भाग को गोमोस्फीयर कहा जाता है। उसका एक होता है कोरोना और क्रीट, या ग्रहण के समय दिखाता है। इस समय टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा होता है कोरोना और क्रीट। यह सौरमंडल का प्रधान होता है। ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। धरती से पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। प्रकाश मंडल ये सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका जो यही फोटोस्फीयर जो है, इसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज में 75% हाइड्रोजन 24% हीलियम है। 75% हाइड्रोजन 24% हीलियम। दूरी वही 15 करोड़ किलोमीटर है धरती से। सौरमंडल में देख लेते हैं उसके पास क्या है, सौरमंडल में क्या क्या है। तो एम भेम जो है वो इधर हो गया, और जसुनप उधर हो गया। उसको बाहर ग्रह अंतर ग्रह में से बांट सकते हैं। पृथ्वी से ग्रह, धरती से सबसे नज़दीक है वेनस, मार्स, उसके बाद मरकरी, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये सब तो ही हैं। उसको कहते हैं साइज़ के हिसाब से उसको याद करने का ट्रिक है। जसु नेओमा में सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, मरकरी। जसु नेओमा में, ठीक है। अब मरकरी वेनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो उसको मरकरी वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, और नंगी आंखों से किनको नहीं देख सकते, नेपच्यून और यूरेनस को नहीं देख सकते, नो हो गया, बहुत दूर है। मरकरी वेनस के पास सैटेलाइट नहीं है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला हो गया यूवी। यूरेनस और वेनस हो गया, ये सब जो है यूरेनस और वेनस ये दो है जो पश्चिम से पूरब की ओर ना घूमकर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी धरती का है, सबसे कम डेंसिटी जो है शनि का है। रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड बृहस्पति के पास है। जुपिटर के पास है गैनीमेड। उसके बाद सबसे छोटा डीमोस जो है मंगल के पास है। अरुण सरलेट यानी कि यूरेनस जो है लेटा ग्रह कहते हैं, उसको अरुण सरलेट से याद रखना है। सबसे जल्दी घूर्णन कर लेता है जुपिटर जो है 9.5 घंटा में कर लेता है। सबसे लेट से करता है वीनस। इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों सेम टाइम पे लगभग होता है। सबसे जल्दी जो घूम जाता होता है मरकरी, और सबसे लेट से घूमता है नेपच्यून। अंत है मरकरी जो है 58 दिन में घूम लेता है, 88 दिन में पूरा परिक्रमा मार लेता है। वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। वेनस ये लगभग सेम डे में रोटेशन रिवोल्यूशन करता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। सबसे सुंदर ग्रह यही है, वेनस है सबसे सुंदर ग्रह। इसकी कलाएँ जो है वो चंद्रमा के समान है। यह शेप, साइज, डेंसिटी सब में लगभग पृथ्वी के समान है। इस पर सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर धरती के बारे में देखते हैं। धरती का डेंसिटी जो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये जो है अपने एक्सिस माने कि अक्ष पर 23.23 डिग्री झुका हुआ है, जबकि तल जो होता है उस पर 66.5 डिग्री है। रोटेशन 24, रिवॉल्यूशन 365। इक्वेटोरियल और पोल लाइन में जो है 42 किलोमीटर का अंतर है। 42 किलोमीटर का अंतर है इक्वेटोरियल लाइन में और पोल लाइन में 42 किलोमीटर का अंतर है। रोटेशन का कारण होता है दिन और रात, जो हाई टाइड, लो टाइड और कोरियोलिस फोर्स। ट्रिक है दिन और रात ज्वार कोरियो, मतलब दिन और रात ज्वार भाटा और कोरियोलिस। ज्वार भाटा को हाई टाइड लो टाइड कहते हैं, कोरियोलिस ये होता है रोटेशन का। रिवोल्यूशन का कारण क्या होता है? सीजन का जो चेंज होता है रिवोल्यूशन का कारण होता है। जो पोल्स पे 6 महीने का दिन रात होता है वो भी उसी कारण होता है। दिन रात का बड़ा छोटा होना भी रिवोल्यूशन का कारण ही होता है। सीज़न का बदलना, पोल पे 6 महीने का दिन रात, और दिन रात का बड़ा या छोटा होना जो होता है वो भी इसी कारण ही होता है। अफेलियन परीलियन तरीके लेते हैं। देखिए एपिसाइड लाइन जो है, जैसे यहाँ पे अफेलियन हो गया, परीलियन उसको लाइन को जो जोड़ता है एक इमेजिनरी लाइन, उसी को एपिसाइड लाइन कहते हैं। मार्स को देखते हैं। मार्स पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जो है लाल दिखाई देता है। अब ये जो है 25 डिग्री पर झुका हुआ है अपने एक्सिस पर, इसीलिए यहाँ पे जो है मौसम बदलाव ये सब बिल्कुल ही धरती के जैसा ही होता है। कहा जाता है कि धरती के बाद सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की संभावना इसी पे है। पूरे हम लोग का सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोनस यहीं पे है। इसके 2 ग्रह है, फोबोस, डिमोस जो है सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, डिमोस ही है। जुपिटर को देखते हैं।
यह सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह गैसीय अवस्था, गैसीय स्टेट में है। इस पर जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जिस कारण यह हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। ये इसमें हिम रहित है, इसमें बर्फ वर्फ नहीं गिरता है। इसका जो ग्रह है गैनीमेड, यूरोपा, हिलेमिया, गुह से याद रख सकते हैं। गुह जी से हो गया गैनीमेड, यू से यूरोपा, एच से हिमालय, ठीक है। इसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। इसे हाइड्रोजन और हीलियम जो है बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन गैसीय स्टेज में है, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज़्यादा है। इसका अध्ययन के लिए 2011 में जूनो अंतरिक्ष नासा के द्वारा जूनो भेजा गया था। वह सैटर्न का देखते हैं, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो है 7 रिंग्स है इसके पास। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। उसके बाद और भी है मिमास डियोन, टाइटन, मिमास डियोन इसके पास उपग्रह है। यह जो है ये भी पीले रंग का ही होता है, ये भी जो है पीले रंग का ही होता है। यूरेनस, मीथेन बहुत ज़्यादा होने के कारण हरा दिखाई देता है, और ये मीथेन बहुत ज़्यादा होने के कारण हरा दिखाई देता है यूरेनस। और ये लेटा ग्रह भी है, 82 डिग्री झुका हुआ है। ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है यूरेनस। और उसके बाद इसका उपग्रह जो है मिरिंडा है। इसे नया ग्रह भी कहते हैं, नया नया खोजा गया 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा। तो मिरिंडा इसका उपग्रह है, यूरेनस का मिरिंडा। वरुण सर मारडंटा खोज सोच कर यूरेनस का मिरिंडा हो गया। नेपच्यून पर भी मीथेन ही पाया जाता है। इसे 1876 में जॉन गाले द्वारा खोजा गया। इसका उपग्रह का नाम है टिट्रोन और नेसो। नेपच्यून का नेसो और टिट्रोन। उसके बाद आता है चंद्रमा के बारे में देखते हैं। इससे जो धरती का फॉसिल कहा जाता है। इसका पढ़ाई को सेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा से अंतरिक्ष जो है वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा। चंद्रमा जो है अपना रिवॉल्यूशन और रोटेशन बिल्कुल सेम टाइम पर करता है, इसीलिए हम लोग को सेम साइड ही दिखाई देता है। उसका 59% मैक्सिमम भाग धरती से दिखाई देता है। जैसे सूरज का लाइट आने पर 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, चंद्रमा का लाइट आने में 1.3 सेकंड लगता है। देखिए न्यू मून क्या होता है। अमावस को न्यू मून कहेंगे, फुल मून पूर्णिमा को कहेंगे। ब्लू मून का हुआ एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो गया तो ब्लू मून, और 21 साल में 2 ब्लू मून हो गया तो सुपर मून। अपोजी वही जब चंद्रमा से धरती के दूर होगा तो अपोजी नज़दीक होगा तो परिजी। लोग ग्रहण के बारे में देख लेते हैं। सेम ऑन यू लूनर, SEM सेम ऑन यू लूनर, सेम लूनर। तो एस यानी धरती बीच में आ जाएगा, तो लूनर तो चंद्रमा ग्रह जो है चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा यानी फुल मून के टाइम में रहेगा। और 100 में सोलर, SME सोलर हो गया। ये जो है वो न्यू मून यानी कि जब हम लोग अमावस के दिन जो चंद्र सूरज ग्रहण है जो अमावस के दिन ही लगता है। तो धरती का स्थलाकृति के बारे में पढ़ते हैं। इसको धरती का इसका अध्ययन को लोग टोपोग्राफी कहते हैं। इसमें 3 टर्म है, वेदरिंग, इरेजन, डिपोजिट। वेदरिंग का जब चट्टान टूटता है वेदरिंग। इरेजन मतलब हवा या फिर पानी के द्वारा चट्टान जो होता है हवा या पानी के द्वारा, तो उसको लोग इरेजन कहेंगे। डिपोजिट क्या होता है, तो उसको इसके गाद को जमा कर देता है तो उसी को डिपोजिट कहते हैं। नदी की अवस्था, नदी जो है 3 अवस्था में होता है। युवा पर्वत पर होता है युवा अवस्था में, पर्वत मैच्योर होता है मैदान में, और बूढ़ा हो जाता है जब मुहाना पर पानी गिरने वाला रहता है तब। सबसे ज़्यादा जो टूट फूट होता है वेदरिंग जो होता है युवा अवस्था में रहता है तब होता है। नदी का जो सबसे शक्ति जो है उसको ढाल से ही मिलता है। तो छिपड़िका, यह कटोरे नीमा ऊबड़ खाबड़ होता है। जो छिपड़िका होता है कटोरे में ऊबड़ खाबड़ होगा। V आकार की घाटी, 2 पहाड़ के बीच से जब पानी गुजरेगा तो V आकार की घाटी होगा। बहुत गुजरते वहाँ पे गाढ़ जो बनता है काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो उसको I आकार की घाटी हो जाएगा। जो एक ग्रैंड कैनियन है अमेरिका का, वो जो इसमें कोलोराडो नदी बहता है वो I आकार का ही घाटी है, इसी का उदाहरण है। ग्रैंड कैनियन अमेरिका USA का कोलोराडो नदी बहता है। ये आकार घाटी जिसको मिएंडर कहा जाता है। यह मैदान में बनते हैं, इसके किनारे पर जमा मिट्टी था। देखिए ये आकार, इसी से घूमते घूमते पानी जाएगा ना, इसी को मिएंडर कहा जाता है। और ये जो है एक जगह मान लिया ऐसे से पानी जाते जाते क्या होगा कि सीधा हो गया प्रेशर बनने से। इधर जो पानी रह गया उसी को हम लोग गोखुर झील कहते हैं, यानी कि ऑक्सबो लेक कहते हैं। और नदी द्वीप क्या होता है, जब मान लीजिए कि नदी द्वीप क्या होता है, जैसे कि नदी पानी लेकर चला है और बीचे में कहीं मिट्टी इकट्ठा करने लगा तो उसको द्वीप कहेंगे। मुहाना पर जाके जैसे जहाँ समुद्र मिलता है वहाँ पे इकट्ठा करेगा तो उसको डेल्टा कहते हैं। द्वीप में जो है माजुली शब्द, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वही देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि समुद्र जो है जब मुँह पर पहुँचता है ढाल कहाँ होता है तो नदी जो है कई पार्ट में बढ़ जाता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। फिर डेल्टा देखते हैं, जब मुहाने पर जो मिट्टी जमा करता है उसको डेल्टा कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरवन डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वांगो पर है, वांगो नदी के द्वारा। ऐसे ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा है। ये एक और पहाड़ है तो डेल्टा और एस्चुअरी दोनों बनाता है। जहाँ पहाड़ होता है ना वहाँ पे डेल्टा ना बना के एस्चुअरी बनाता है।
और मान लीजिए एक तरफ पहाड़ है, जब मुँह पानी निकलने वाला है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाली है, तो यहाँ पे एस्चुअरी भी बनाएगा और डेल्टा भी बनाएगा। एस्चुअरी जैसे गोवा का मरमगवा पोर्ट जो है वो एस्चुअरी पर ही है, गोवा का मरमगवा पोर्ट एस्चुअरी पर ही है। 3 गो नदी है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, एस्चुअरी बनाता है। NTG से याद रखा, NTG से नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। सबसे बड़ा एस्चुअरी जो गोदावरी नदी का है, गोदावरी डेल्टा तथा एस्चुअरी दोनों बनाता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को ही कहते हैं, ये दोनों बनाता है, एस्चुअरी और डेल्टा दोनों बनाता है गोदावरी। ये भारत में एकमात्र सरस्वती नदी है जो कि अभी भूमिगत हो गया है। अब भूमिगत जल द्वारा कौन कौन सा स्थलकृति बनता है उसको हम लोग देखते हैं। जो भूमिगत जल होता है उसमें बहुत ज़्यादा चूना होना होता है जो कि जल सोख लेता है, उसको हम लोग कास्ट प्रदेश कहते हैं। जो भूमिगत जल के द्वारा बनता है उसके धौलंधर, युवाला एवं पोलजे, डोलाइन, पेंटेरा रोसा, अंधी घाटी, स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट और कंदारा। धौलंधर, युवाला पोलजे, डोलाइन, पेंटेरा रोसा, अंधी घाटी, स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, कंदारा। स्टेलेटाइट क्या होता है? जब ऐसे जो भूमिगत पानी है ऊपर की तरफ से जो लटकने लगता है, इसका निर्माण जो है कम अपर्दन के कारण होता है, इसको स्टेलेटाइट कहेंगे। और जिसका अपर्दन ज़्यादा हो जाता है वो नीचे की तरफ से इसे बनता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेलेमाइट। यही अगर बीच में कहीं जुड़ जाता है उसको कहते हैं कंदरा स्तंभ। और धंस जाता है तो इसी को कहते हैं पोलजे। धंस जाएगा, ये पूरा धंस जाएगा तो इसी को बोलेंगे पोलजे। पोलजे के बाद बनता है पेंटेरा रोसा जो कि कॉफ़ी के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। इसके स्ट्रक्चर को फिर से देखते हैं। धौलंधर, युवा एवं पोलजे, डोलाइन, धौलंधर और डोलाइन, धौलंधर, डोलाइन, युवा पोलजे, पेंटेरा रोसा, अंधी घाटी, स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट और कंदारा स्तंभ, इसका आकृति होता है। उसके बाद देखते हैं समुद्र जल के द्वारा क्या क्या आकृति बनाया जाता है। तो सबसे होता है समुद्री गुफा, मेहराव जो ऐसा होता है बन जाता है, पानी जाता है। समुद्री गुफा, मेहराव, लैगून झील, जैसे समुद्र ऐसे पानी जाता है, यहाँ पे इससे पानी इतना दूर घेरा गया तो उसको लैगून झील बन गया, जैसे गोखुर झील बनता था। दंतुरी तट, ऐसे ही जो समुद्र के ऐसे जो यहाँ पर तट बन जाएगा उसको दंतुरी तट कहेंगे, ये समुद्र के कारण हो गया। लैगून झील को ही क्याल या फिर पश्चागर झील भी कहा, लैगून झील को ही क्याल या फिर पश्चागर झील भी कहा जाता है। समुद्र के द्वारा देखिए, समुद्री गुफा, समुद्र हो ही गया, मेहराव पते चल गया, लैगून झील समुद्र के कारण बनेगा, दंतुरी तट तो कोस्ट बनता है वो तो समुद्र के कारण बनेगा, सिंपल सा बात है। अब मरुस्थल के द्वारा जो बनाया जाता है उसमें देखते हैं, ये हवा और बिल्कुल थोड़ा सा जल के कारण होता है। इसमें होता है बरखान, प्लेया, छत्रपशिला, डाइकांटर, लोयस का मैदान, वालसन झील। जो पहाड़ से घिर जाता है वालसन झील हो जाता है। बरखान, प्लेया, छत्रपशिला, डाइकांटर, लोयस का मैदान और वालसन झील, ये जो है उसी कारण होता है, क्या कहते हैं, मरुस्थल के कारण। बरखान, प्लेया, छत्रपशिला, डाइकांटर, लोयस का मैदान और वालसन झील। अब जो है बर्फ़ भी वह स्थलाकृति बनाता है, जैसे कि मोरेन, यू आकार की घाटी, लटकटी घाटी और ड्रमलिन। यू के उल्टा जाता है ड्रमलिन। मोरेन, यू आकार की घाटी, लटकटी घाटी और ड्रमलिन जो है वो बर्फ़ के द्वारा बनाया जाता है। अब समुद्र तट जो है, समुद्री जल द्वारा समुद्र तट जो है दो प्रकार का तट से भी दो प्रकार का बनता है, रिया तट, एक फ्योर्ड तट। अगर नॉर्मल चट्टान हो तो उसको रिया तट जो होता है गहरी खाई होता है, नॉर्मल चट्टान हो तो। और बर्फीला पहाड़ के जो खड़ी ढाल, बर्फीला पहाड़ का जो खड़ी ढाल होता है उसको हम लोग फ्योर्ड तट कहते हैं। और नॉर्मल चट्टान का जो ढलान रहता है उसको हम लोग रिया तट कहते हैं। इसके बाद हम लोग आता है जियोलॉजी, यानी उसके बारे में देखते हैं। इसमें जो धरती के अंदर के बारे में है उसके बारे में पढ़ना रहता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जो तापमान और डेंसिटी यानी टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों बढ़ जाता है। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है 32 मीटर नीचे जाने पे। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी एडवर्ड स्वेस दिए थे। सियाल, सीमा, नीफे। सियाल जो है वो सबसे बाहरी परत है, इसका जो है एसिडिक है। इसी पर जितने महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट, समुद्र है जो सियाल पे ही है। उसके बाद सीमा जो है अल्कलाइन है, जैसे ये एसिडिक है वैसे ही, लेकिन एसिडिक ना हो गया अल्कलाइन है, यानी पीएच इसका ज़्यादा है। सीमा यानी सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा जो है इसी भाग से निकलता है। तो नीफे जो निकल और फेरस यानी कि लोहा से, इसका डेंसिटी सबसे अधिक होता है। नीफे का डेंसिटी सबसे अधिक होता है। एडवर्ड स्वेस के अनुसार सियाल का डेंसिटी 2.5, सीमा का 4 और नीफे का 11 बताए थे। और ये धरती का बताए थे 5.5, जो कि लगभग सही है, लेकिन उतना
बढ़िया से क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए। इसके बाद में चलकर इसी को क्रस्ट मेंटल कोर में बांटा गया। क्रस्ट जो है सबसे बाहरी है, यह जो है वो एसिडिक है। क्रस्ट जो है एसिडिक है, इसकी गहराई 20 से 40 किलोमीटर है। ये टोटल जो वॉल्यूम है उसका केवल 1% है। इसके स्टडी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। बड़े इसके जो लेयर है इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ये केवल 1% है वॉल्यूम का। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल जो है बीच वाला भाग है, ये लगभग सेमी लिक्विड होता है, प्लास्टिक जैसा। इसको वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ये जो है सबसे ज़्यादा इसी का 83% इसी का योगदान है। और इस भाग को हम लोग पायरोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आता है कोर। ये सबसे ज़्यादा नीचे होता है। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशन वैसे बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है वो 16% है। इसके पढ़ाई लिखाई को इसके लिए इसलिए को बेरिस्फीयर कहते हैं। लिथोस, पाइरोस और बेरिस्फीयर इसको कहते हैं। उसके बाद आता है बहुत सारा डिसकंटिन्यूटी आता है। पहले हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कैसे याद किया जाता है। मग, जैसे कि मान लिए क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया, तो इसको बांटने वाला तो दुइये को लाइन है ना, एगो लाइन में ई है, एगो लाइन में ई है, तो इसको मग से याद रखेंगे। मोहर और गुटेनबर्ग, मोहो और गुटेनबर्ग, ये दो लाइन में मोहो और गुटेनबर्ग। और इसको आपस में जो बीचा बीची बांटता है, जैसे क्रस्ट को 2 हिस्से में बांटेगा और मेंटल को भी 2 हिस्से में और कोर को भी 2 हिस्से में। तो इसको बचता है करले। क से हो गया केनराड, र से हो गया रेपेटी और ल से हो गया लेहमैन। करले, केनराड, रेपेटी और लेहमैन। इसको डिसकंटिन्यूटी लाइन बोला जाता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। भारत प्रारंभ में जो पृथ्वी जो था वो एकदम धधकता हुआ आग का गोला था। बाद में धीरे धीरे ये जो है सिकुड़ गया इसका बाहरी भाग। बाद में चलकर इसमें 2 हिस्सा में बट गया। एक हिस्सा हो गया अंगारा लैंड, दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को लॉरेशिया, इसको जम्बूद्वीप कहा गया। और जो समय आग समय जो उस समय जो बहुत आग का गोला जो था उसे बाहरी भाग को पेंथेलासा और आंतरिक भाग को पेंजिया कहा जाता था। इंडिया का जो है नॉर्दर्न पार्ट अंगारा लैंड है और साउदर्न पार्ट जो है गोंडवाना लैंड है। अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में एक टेथिस सागर था जहाँ भी हिमालय का पहाड़ है। और जो जितने भी कॉन्टिनेंट है उसके वर्तमान स्वरूप को कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिला हुआ। जितने कॉन्टिनेंट हैं उनके वर्तमान कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिला उनके वर्तमान रूप को। वेगनर जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिए। वेगनर नॉर्थ पोल के समीप जो बिखरे हुए द्वीप है उसको पेंथेलासा का भाग है। जो नॉर्थ पोल के लगे अभी बिखरल है उनको पेंथेलासा का पार्ट है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसमें 7 गो बड़ा प्लेट है, 20 गो छोटा प्लेट है। 7 गो बड़ा प्लेट में आता है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका ये सब तो पता ही है, लेकिन यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर ये सब उतना पता नहीं है। नेपाल जो है वो यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा भूकंप आता है। पहाड़ भूकंप जो होता है वो जो नया नया पहाड़ होता है उसी के नीचे भूकंप आता है। और भूकंप जो है वो अंटार्कटिका जो है किसी प्लेट में नहीं आता है, वहाँ पे भूकंप नहीं आता है। अंटार्कटिका में जो है वहाँ बिल्कुल प्रशांत महासागर में जो है सबसे अधिक प्लेट का बॉर्डर बनता है, इसलिए प्रशांत पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। हम देखते हैं प्लेट जो है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और ट्रांसफॉर्म। कंस्ट्रक्टिव जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। डिस्ट्रक्टिव जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के दिशा में जाएगी और इसे टकराता है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। इसमें एक दूसरे से दूर जाती है। और ट्रांसफॉर्म है कि बिल्कुल पैरेलल चलती रहती है, इसमें विनाश विनाश कुछ नहीं होता है। हम लोग भूकंप के बारे में देखते हैं। अर्थक्वेक जो होता है धरती जो हिलता है, तो पृथ्वी के अंदर मान ली पृथ्वी हो गया, इसके अंदर से जहाँ से निकलता है उसको फोकस कहेंगे। और सतह पर जहाँ से निकलता है यहाँ इस पार्ट को हम लोग एपिक सेंटर कहते हैं। ये जो है इसमें 3 प्रकार का भूकंप का तरंग होता है, पी वेव, एल वेव और एस वेव। पी वेव जो होता है प्राइमरी वेव होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। इसका स्पीड होता है 6 किलोमीटर पर सेकंड। पी जो होता है एल होता है पी एल, लॉन्गिट्यूडनल होता है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म वेव। सेकेंडरी जो होता है वो ट्रांसफॉर्म वेव होता है। सेकेंडरी जो होता है एस टी, पी एल एस टी। प्राइमरी लॉन्गिट्यूडनल होता है, सेकेंडरी ट्रांसफॉर्स होता है। इसका स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है।
ये जो है वो पानी वानी में नहीं चल सकता है। सेकेंडरी वेव जो पानी में नहीं चल सकता है, तो सुनामी के दौरान जो है वो सेकेंडरी नहीं आता है। सुनामी के समय सेकेंडरी जो है वो काम नहीं करता, नहीं आता है, लेकिन ये प्राइमरी से ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है, एल वेव जो होता है, इसका खोज जो है HD लॉब ने किए। इन्होंने बताया कि ये तीनों माध्यम में चलती है। इसका गति सबसे कम होता है, लेकिन इसका गति सबसे कम, लेकिन क्षति सबसे ज़्यादा। प्राइमरी वेव भी है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलता है। सेकेंडरी जो है यही लिक्विड में नहीं चलता है, ये भी तीनों में चलता है। उसके बाद देखते हैं भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ पर नापा जाता है। ये मापने के लिए, इसको नापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। सिस्मोग्राफ पर रिक्टर स्केल का, उसमें 0 से 9 तक मार्किंग रहता है। एक प्लस मार्किंग का मतलब है 10 गुना ज़्यादा खतरनाक। 7 से अधिक तीव्रता वाला जो भूकंप होता है बहुत खतरनाक होता है। पहले भूकंप को नापने के लिए मर्केली स्केल का यूज होता था, जिस पर 1 से 12 तक मार्किंग था। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। इसमें जो है समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो इसी को सुनामी कहते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा सुनामी आता है। 2004 में इंडोनेशिया में आया था, इसमें इंदिरा पॉइंट जो है डूब गया। भारत में जो है सुनामी का चेतावनी प्रणाली जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद में जो है वोल्केनो, ज्वालामुखी जो है उसको देखते हैं। ये मेंटल से निकलता है, मेंटल से निकलता है मैग्मा। जब ये ठंडा हो जाता है तो उसको लावा कहते हैं। जब मैग्मा जो है वो पानी में घुस जाए, पानी में जमा हो जाए तो उसको टफ कहते हैं। जब मैग्मा का जमाव जो चना के समान हो जाता है तो उसको स्कोरिया कहते हैं। मैग्मा ठंडा होता है तो लावा हो जाता है, पानी में घुस जाता है तो टफ हो जाता है, और चना के समान होता है तो उसको स्कोरिया कहा जाता है। मैग्मा जो छेद से निकलता है उसे ज्वालामुखी क्षेत्र कहते हैं। जब यही ज्वालामुखी वाला क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको क्रेटर कहते हैं। जिस क्षेत्र से निकल रहा है थोड़ा बड़ा हुआ क्रेटर, उससे और बड़ा हो गया कल्डेरा कहते हैं। और कल्डेरा में जब विस्फोट रुक जाता है और उसमें मतलब कि वहाँ का मैग्मा जब निकलना रुक जाता है, उसमें जब पानी लग जाता है कल्डेरा झील में तो उसको कल्डेरा झील कहते हैं। क्रेटर निकलेगा उस समय क्रेटर बड़ा हो गया कल्डेरा, उसमें पानी लगेगा कल्डेरा झील। देखिए ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है तो AJ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है, ANB। यूरोप में जो है वो डेजर्ट नहीं है। सऊदी अरबिया में जो है नदी नहीं है। उसके बाद है और जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका एक भी देश जो है लैंडलॉक्ड नहीं है, एक भी देश जो है नॉर्थ अमेरिका में लैंडलॉक्ड नहीं है। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, एक्टिव, और एक होता है मतलब कि डॉर्मेंट, और एक होता है डेड। मतलब एक होता है कि मतलब कि एक जो डेड हो गया मतलब वो कभी नहीं फूटेगा। जैसे कि इसको याद रखने का ट्रिक है, INMP के इंडिया में हो गया नाराकोंडम, जो कि अंडमान निकोबार में, इंडिया में नाराकोंडम। MP म्यांमार में हो गया पोपा, म्यांमार में हो गया पोपा। ईरान में हो गया DK, देवबंद और कोहे सुल्तान। ईरान में हो गया देवबंद और कोहे सुल्तान। ये सब जो है पूरा डेड हो चुका है। उसके बाद जो देखते हैं सुसुप्त, यानी मतलब कि फूट ही हो सकता है, अभी शांत है फिर फूट ही हो सकता है, लेकिन विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन विस्फोट हो कभी भी हो सकता है। तो इसका याद रखने का ट्रिक है, वी ईट जापानीज फूड एंड सीन का कटोवा। वी ईट देखते हैं, इटली में होता है विसुवियस, तो वी ईट इटली में होता है विसुवियस। वी ईट जापानीज फूड, जापान में फ्यूजियामा, वी ईट जापानीज फूड हो गया। एंड इन इंडोनेशिया में सिनोका ककटोवा। इटली में हो गया विसुवियस, जापान में हो गया फ्यूजियामा, इंडोनेशिया में सिनोका ककटोवा। उसके बाद एक्टिव वोल्केनो, जिसमें हमेशा ये सबसे खतरनाक यही होता है। भारत में है बैरन, अंडमान निकोबार में भारत में है बैरन, बैरिपिया बहुत खतरनाक है, बैरन हो जाएगा। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, क्वा ये सबसे हाइट पे यही है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है जो सबसे हाइट पे है। इटली में स्ट्रोम्बोली एटना, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ये इटली का स्ट्रोम्बोली एटना। USA में स्पर, SA और स्पर। रूस में है वेंजामियामी, रूस में वेंजामियामी। इंडोनेशिया में है सुमेरु। तंजानिया में किलीमंजारो, तंजानिया में किलीमंजारो। अंटार्कटिक में इरेबस। फिर से याद करते हैं, भारत में बैरिपिया बैरन, अंडमान निकोबार में इक्वाडोर में कोटोपैक्सी हाईएस्ट है सबसे, इटली में स्ट्रोम्बोली एटना सबसे ज़्यादा एक्टिव है। USA में स्पर हो गया, रूस में वेंजामियामी हो गया, इंडोनेशिया में सुमेरु हो गया, तंजानिया में किलीमंजारो हो गया, अंटार्कटिका में इरेबस हो गया। अंटार्कटिका में इरेबस बस लास्ट हो गया, अंटार्कटिका में इरेबस। ज्वालामुखी का जो है धरती का सुरक्षा वाल्व
और ओजोन को सुरक्षा कवच। ज्वालामुखी को सुरक्षा भाल, ओजोन को सुरक्षा कवच कहते हैं। ज्वालामुखी के समय जो सल्फर डाइऑक्साइड और उसके जल के साथ CO2 निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और CO2 ज्वालामुखी के समय निकलता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में, उसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। सबसे ज़्यादा स्थलीय ज्वालामुखी जो है स्थलीय ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, और समुद्र में पैसिफिक में इसलिए रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। अलास्का के ज्वालामुखी की अधिकता के कारण अलास्का में इतना ज़्यादा ज्वालामुखी है उसको हज़ारों धुआरों का प्रदेश कहा जाता है। अलास्का में ज़्यादा ज्वालामुखी होने के कारण उसको हज़ारों धुआरों का प्रदेश किसको? अलास्का। अल्लाह मालिक अलास्का। सबसे ऊँचा कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा वृत्त ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है मोनोलोवा ज्वालामुखी। सबसे हाईएस्ट जो वृत्त बिल्कुल सर्कुलर ज्वालामुखी है वो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है मोनोलोवा। अमेरिका में एक USA का स्पर था, एक हो गया मोनोलोवा। सबसे एक्टिव जो है स्ट्रोम्बोली है, इसे मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली एटना इटली का, उसको मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे रॉक के बारे में।